हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार सीरीज। और इसी पार सीरीज के माध्यम से हम यूट्यूब पर पहली बार संपूर्ण रेलवे के जीके जीएस को यहां पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूं और इसी प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्लास 1 से लगाकर क्लास 14 तक को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। और जो भी हमारा छोटा है बड़ा भाई, प्लीज यदि चैनल पे पहली बार आया तो वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से रेलवे की दमदार श्रृंखला और इसी श्रृंखला को हम लोगों ने नाम दिया है पार सीरीज को हम लोग प्रारंभ करेंगे, बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और जो पहला प्रश्न हम लोगों को जो दे के रखा है, देखिएगा पहला प्रश्न जो आज की क्लास का हम लोगों को जो दे के रखा है, हमसे सवाल पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान का या आपका आर्टिकल 1 to 3 यानी या आपका आर्टिकल 123 निम्न में से किसे या आपका अध्यादेश अधिनियम की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, यानी हमारे भारतीय संविधान में जब बात होगी आर्टिकल 1 to 3 तो ये इन चार व्यक्तियों में से जो पहला ऑप्शन देके रखा है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर दे के रखा है। इन्हें किस व्यक्ति को या आर्टिकल 1 to 3 के 123 के तहत या आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आप लोगों से सवाल पूछा है और यहीं पर चार ऑप्शन भी आप लोगों को दे के रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को प्रधानमंत्री दे के रखा है, सेकंड ऑप्शन आप सभी को वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे दे के रखा है, थर्ड ऑप्शन राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष। आप सभी जानेंगे कि भारतीय संविधान में यदि कोई व्यक्ति के द्वारा यदि अध्यादेश जारी किया जाएगा तो वो और कोई नहीं, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यदि राष्ट्रपति के द्वारा यदि अध्यादेश जारी किया जाएगा तो वह अधिकतम, आप लोगों को याद रखना है कि अधिकतम यह 6 माह व 6 सप्ताह तक टिक सकता है, 6 सप्ताह तक यह रह सकता है। ठीक है, यह आप लोगों को याद होना चाहिएगा। लेकिन फिर उसके बाद यदि यह अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब राष्ट्रपति को लगेगा कि वर्तमान लोकसभा भंग पड़ी है, यानी लोकसभा का विघटन हो चुका है। तब यदि जरूरत के हिसाब से राष्ट्रपति को कुछ वैसे नियम कानून बनाने की जरूरत भारतीय संविधान में या हमारे प्यारे भारत देश के लग गई तो उसके लिए भारत का राष्ट्रपति आप लोगों का यहाँ पर अध्यादेश जारी करता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। और यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाएगा या अध्यादेश जारी किया जाए, क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्या यह अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा क्या की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, महामहिम राष्ट्रपति ने यदि आपका अध्यादेश जारी किया जाएगा तो क्या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यदि राष्ट्रपति की जो तर्ज पर ही राज्य में आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल आप लोगों को याद रखना है कि 213 के अंतर्गत यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये इनको पावर देता है आर्टिकल 213 यानी 213। और यहाँ पर राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राज्यपाल यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आप लोगों को याद इतना होना चाहिएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, यानी महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भारत में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब यहाँ पर लोकसभा दे के रखा है, आप सभी को याद होना चाहिए कि लोकसभा के पद का या लोकसभा अध्यक्ष होगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष आप सभी जानेंगे कि लोकसभा जो है, लोकसभा कौन से आर्टिकल में जो दे के रखा है, तो यह आपका आर्टिकल 1 में यहाँ पर प्रावधान है लोकसभा का। और वहीं पर हम सभी जानेंगे कि इसको संचालित करने के लिए एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा, एक लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर चुना जाएगा। और वहीं पर लोकसभा अध्यक्ष के बाद यहाँ पर एक लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाएगा, यानी यहाँ पर उपाध्यक्ष चुना जाता है। और आप लोगों को याद रखना है कि इन दोनों का वर्णन कौन से आर्टिकल में जो देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा क्या आर्टिकल 93 में हम दोनों का इनका प्रावधान देखने को मिलता है। यानी भारतीय लोकसभा यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि सवाल पूछ लेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद या लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 93 में दिया गया है। और यदि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना है तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। और यदि लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना है
तो वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। हमारे सवाल का राइट आंसर जो देखने को मिलेगा महामहिम राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। यानी कौन सा भारतीय संविधान के आर्टिकल में समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है। चार ऑप्शन आप लोगों को देके रखे कि आर्टिकल 47, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 46 आप लोगों को यहाँ पर देके रखा है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि आर्टिकल 43 में क्या है, यहाँ पर निर्वाह मजदूरी की व्याख्या की गई है। निर्वाह मजदूरी की व्याख्या इसी आर्टिकल में की गई है। और वहीं पर आर्टिकल 46 में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित यहाँ पर जाति व अनुसूचित जनजाति के बारे में विशेष यहीं पर प्रावधान देके रखा है। आर्टिकल 46 में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यह आर्टिकल 47 में राज्य लोगों के पोषण स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर जो हम लोगों से सवाल पूछ लिया गया है कि समान नागरिक संहिता ये कौन से आर्टिकल में देके रखा है, तो आर्टिकल 44 में यहाँ पर समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। और ये सभी आर्टिकल आप सभी जानेंगे कि भारत के डीपीएसपी के अंतर्गत आएंगे, यानी आपके नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्व। और आप सभी को याद होना चाहिएगा कि भाग 4 हमारे ही प्यारे जो संविधान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भाग 4 में इनका वर्णन देखने को मिलेगा। और जब इनका वर्णन देखने को मिल रहा है तो यह आर्टिकल 36 से ये आपके स्टार्टिंग होते हैं, तो आर्टिकल 51 तक हम लोगों को ये देखने को मिलते हैं। और सवाल पूछ लेगा किस देश के संविधान से हम लोगों ने आपके ये डीपीएसपी लिए हैं, यानी आपके नीति निर्देशक हम लोगों ने लिए हैं, तो जवाब होगा आयरलैंड। आयरलैंड के देश के संविधान से हम लोगों ने लिए हैं। और आपके आयरलैंड का भी एक संविधान देखने को मिलेगा जिसका नाम है आर्टिकल 45, यानी आपके आयरलैंड के संविधान में एक आपका आर्टिकल 45 जो देखने को मिलेगा, उस आर्टिकल से हमने डीएसपी यहाँ पर लिए हैं। तो ये आपके आयरलैंड का आर्टिकल क्रमांक 45 से हम लोगों ने डीपीएसपी को यहाँ पर लिया है। हम लोगों से केवल सवाल पूछ लिया गया था समान नागरिक संहिता, तो ये आर्टिकल 44 में देखने को मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर समान नागरिक संहिता हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत नृत्य का पीआई निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य की किस रूप से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आप लोगों ने एक मूवी आई थी और उस मूवी में गाना जो सुना होगा या देखा होगा, मोहे रंग दो लाल लाल, वही गाना है ये, ठीक है। उसका निर्देशन किया था हमारे बिरजू महाराज ने, जो कि एक कथक कलाकार है। बिरजू महाराज जी के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा है। तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन नंबर हमें ए यहाँ पर देखने को मिलेगा जब बात होगी पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में। बिरजू महाराज जी के बारे में यहाँ पर बात होगी शोभना नारायण के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और कालका प्रसाद जी के बारे में बात होगी। और वहीं पर विद्या गौरी, कौन दोस्तों, विद्या गौरी। और विद्या गौरी के बाद में अच्छन महाराज। और अच्छन महाराज के बाद में दोस्तों ये पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज, ये सभी कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो जवाब होगा ये कथक नृत्य से संबंधित है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर यदि ओडिसी के बारे में पूछ लेगा, ओडिसी के दो फेमस
आर्ट या कलाकार के बारे में तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा यहाँ पर केलू चरण महापात्र और पंकज चरण महापात्र। ये दोनों कौन से क्लासिकल डांस से आपके उड़ीसा से, एक आपका केलू चरण महापात्र, और केलू चरण महापात्र के बाद में आप लोगों को याद होना चाहिएगा इन्हीं के बेटे, इनका नाम है पंकज चरण महापात्र। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है। और ये कथक नृत्य यदि जीवित रह पाया था, ये जो कथक आप लोगों का एक शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेगा, और यह जो शास्त्रीय नृत्य यदि जीवित रह पाया तो आप लोगों को याद होना चाहिए यह मुख्य रूप से मुगलों के कारण, किनके कारण, मुगलों के कारण यह नृत्य जीवित रह पाया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ये कथकली और एक आपका क्लासिकल डांस जिसका नाम है मोहिनीअट्टम। ये दोनों कहां पर देखने को मिलेंगे, ये दोनों आपको केरल में देखने को मिलेंगे, और आपका कुचिपुड़ी कहां पर देखने को मिलेगा, ये आप लोगों के आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। एटलीस्ट इनके बारे में इस पर जो तरीके के क्वेश्चन आपको बिल्कुल हुबहू आपके CBT 1 रेलवे में और CBT 2 आपके NTPC में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिएगा, देखो CBT 1 की बात करेंगे, मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था, मैं फिर जो आप लोगों को समझा देता हूँ। जब आप लोगों के यहाँ पर CBT 1 की बात होगी और CBT 1 में जब आपके NTPC की बात होगी तो आप लोगों को 40 मार्क्स का आप लोगों को यहाँ पर जीके और जीएस देखने को मिलेगा। यदि आपके रेलवे में 40 मार्क्स का आप लोगों को जीके जीएस जो देखने को मिल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप लोगों को जो फोकस जो करने की आवश्यकता है, देखो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री तो सब पढ़ते हैं, ये तो आप लोगों को CBT 1 के लिए भी पढ़ना है आपके NTPC में, और CBT 2 के लिए भी आप लोगों को पढ़ना है। पर मेरे अकॉर्डिंग CBT 1 में आपको किन किन को पढ़ना है, आप चाहते हैं कि आप कट ऑफ पार कर जाएं और CBT 1 के हिसाब से आपके NTPC की मेरिट आएगी, और CBT 2 में आप चाहते हैं कि आपका कट ऑफ से ऊपर नंबर आए, क्योंकि देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी है नहीं। जब नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हमें फोकस करना पड़ेगा जीके में भी। लेकिन जीके में भी यदि सभी पढ़ रहे हैं, आप अलग हटकर क्या कर सकते हैं, देखो सब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सब हिस्ट्री में लगे हुए हैं, सब पॉलिटी में लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। CBT 1 हो या चाहे CBT 2 में, या CBT में 1 की बात करूंगा या CBT में आपको 2 की बात करूंगा, या आपके NTPC में जो CBT 1 में 50 मार्क्स का आप लोगों को जीके देखने को मिलेगा। इस जीके के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले या आपको अर्थव्यवस्था कंप्लीट होना चाहिए, आपकी अर्थव्यवस्था यानी आपके इकोनॉमिक पर आपकी पकड़ बेहद अच्छे तरीके से होना चाहिए। जिस तरीके से आपकी ज्योग्राफी पे पकड़ होती है, आपकी पॉलिटी पे पकड़ होती है, इसी तरह आपके हाथ मजबूत होना चाहिए इकोनॉमिक पे। इसके बाद में आपके कंप्यूटर पर आप सभी का यहाँ पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपके CBT 2 में और CBT 2 में के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे। और यहीं पर भारत में हमें आर्थिक विकास या आर्थिक रिपोर्ट्स भारत सरकार के द्वारा 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहीं पर करंट अफेयर, कहां पर दोस्तों, करंट अफेयर पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। करंट अफेयर कर आप लोगों को 4 से 5 प्रश्न CBT 2 में आप लोगों को देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोगों का स्टैटिक जीके, यहाँ पर आप लोगों का स्टैटिक जो जीके है, ये वाला पोर्शन आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखो सब बोलते हैं कि स्टैटिक जीके में 20 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन नहीं आते। अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो आपकी स्टैटिक जीके के 7 से 8 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि पेपर बैलेंसिंग हो। तो आपके इकोनॉमिक पर आपका फोकस कर लो, कंप्यूटर पे फोकस कर लो, आर्थिक रिपोर्ट्स पर, और सरकार की प्रमुख 2022 से लगाकर 2024 तक की जितनी ये गवर्नमेंट योजनाएं आप लोगों को देखने को मिलती, इन पर फोकस कर लो। ये ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के बाद इन पर आप फोकस कर लो। आपके 42 नंबर कहीं नहीं गए, कहीं भी आपके 42 नंबर आप लोगों को देखने को
बिल्कुल आपके 42 मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे यदि आपने ये सब चीज की है मेन सिलेबस से हटकर। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इन चीजों पर आप लोगों को मैं फिर से बोलूंगा, इन सब पर आपकी अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, आर्थिक रिपोर्ट्स, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के इन पर यदि आप लोगों का फोकस है तो आपके 42 से प्लस नंबर में बोल सकता हूं आपके कहीं नहीं गए। बाकी आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग मैथ्स पढ़ेंगे, जब रीजनिंग पढ़ेंगे, आपको जितने नंबर आएंगे उतने भारतवर्ष में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं सभी को उतने नंबर आएंगे। लेकिन फिर भी मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में एटलीस्ट आप लोगों को 32 मार्क्स तक आपको जाना है, और रीजनिंग में तो आप चाहते हैं कि 33 या 34 मार्क्स तक आप लोग कैसे भी करके पहुंच पाए। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। हम तो हमारा जीएस पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कंटिन्यूसली आप लोग इस पार्ट सीरीज को फॉलो यदि कर रहे हैं तो आपके 42 मार्क्स तो जीएस में कहीं नहीं गए, ये तो मैं आप लोगों से आज वादा कर सकता हूं। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या 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 देखने को मिलेगा, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है। हम लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ लिया है, लेकिन उसमें आप लोगों से सवाल ये पूछा है कि यहाँ पर वैदिक प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, दुहित्री, गवेषणा, गोमत या रावी। तो इसे धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था वैदिक काल में, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था, जवाब होगा गोमत। क्या कहा जाता था, गोमत कहा जाता था। और जो व्यापारी व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पणी यहाँ पर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमें बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है। आप लोगों से सवाल पूछा है कि जब किसी यूनियन टेरिटरी में, जब केंद्र शासित प्रदेशों में जब मुख्यमंत्री यदि नहीं है, अब मुख्यमंत्री कब होगा, जब वहां पर विधानसभाएं होंगी। यदि वो है ही नहीं तो उसके में यहाँ पर कौन, यदि आपके मुख्यमंत्री नहीं है तो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में कौन यहाँ पर पद ग्रहण पर बैठ सकता है, कौन संभाल सकता है, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। आप सभी को याद होना चाहिए भारतीय संविधान में इस प्रकार की प्रक्रिया है। यदि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति है तो यूटी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जैसे जम्मू एंड हमें कश्मीर देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप लोगों का पुद्दुचेरी, कौन सा, पुद्दुचेरी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और पुद्दुचेरी के बाद आप लोग यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा, पुद्दुचेरी के बाद में दिल्ली, कहाँ पर याद होना चाहिएगा, दिल्ली। जम्मू कश्मीर हो गया, पुद्दुचेरी हो गया, पुद्दुचेरी के बाद में दिल्ली हो गया, एटलीस्ट एक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन प्रमुख ये जो आपकी यूटी है, जो इनमें आपके उप राज्यपाल संभालते हैं, कौन संभालेंगे, उप राज्यपाल यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आपका अंडमान निकोबार कर लो, अंडमान व निकोबार। ठीक है, यहाँ पर आपके उपराज्यपाल इनको संभालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि आपके अश्विनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में उसे क्या नाम दिया गया है या किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब देखो, झेलम आप लोगों को दे के रखा है, आप सभी जानेंगे कि झेलम को किस नाम से जाना जाता था। तो झेलम को यहाँ पर वितस्ता, किस नाम से जाना जाता था, वितस्ता के नाम से जाना जाता था। व्यास, अब व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था, विपाशा, विपाशा नाम से जाना जाता था। और वहीं पर रावी नदी को पुरुषनी नदी, कौन सी, पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। और सतलज रिवर को किस नाम से, जो जवाब होगा कि यहाँ पर सतलज को किस नाम से जाना जाता था। तो सतलज को सुतुद्री, कौन सा, सुतुद्री, इसको यहाँ पर नाम दिया गया है। और वहीं पर आपकी चिनाब, कौन सी रिवर, चिनाब नदी, चिनाब रिवर को क्या कहा जाता था, तो चिनाब रिवर को ही यहाँ पर आस्कनी, क्या कहा जाता था, आस्कनी यहाँ पर कहा जाता था। जो वहां पर अश्वनी लिखा है वो ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग कर सकते हैं, चिनाब रिवर को यहाँ पर कहा जाता था। एक हमें गंडक रिवर देखने को मिली, गंडक रिवर को कहा जाता था सदा नीरा। ठीक है, सदा नीरा नदी यहाँ पर कहा जाता था।
आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये हमें वैदिक काल के नाम, ये आज वर्तमान में नाम है, और ये हमें वैदिक काल के नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ई पे जाएंगे, यानी चिनाब का नाम हमें आस्कनी यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दे के रखा है कि रेचुगमा, घाटो कीटो और ची रमु की नृत्य शैलियां, ये जो प्रकार की प्रमुख नृत्य शैलियां हैं, ये हमें भारत के किस राज्य में देखने को मिलती हैं? सिक्किम। सिक्किम के बाद में फिर मणिपुर, अंडमान निकोबार या गोवा। तो हमें ये कहाँ की देखने को मिलेगी? देखो, एक तो रेंचुगमा के बाद में आप लोगों का घाटो कीटो और घाटो कीटो के बाद में आपकी चीरमू। कौन सी? चीरमू। ये तीनों आपकी सिक्किम की देखने को मिले। कहाँ की? सिक्किम को हम लोगों को देखने को मिलती हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किस या आपका ये कलाकार का संबंध मणिपुर से है? तो मणिपुर से कौन से कलाकार का संबंध देखने को मिलेगा? रुक्मणी देवी, गुरु विपिन सिंह, सोनल मानसिंह या रीता गांगुली। कल भी शायद ये कल का क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आपका मणिपुरी एक क्लासिकल डांस है, और ये जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है, तो मणिपुरी क्लासिकल डांस मणिपुर में किया जाएगा। जब मणिपुर में किया जाता है तो आप लोगों को ये भी याद होना चाहिएगा कि एक एल यहाँ पर विद्या देवी, यहाँ पर सविता मेहता के बाद में यहाँ पर आप लोग याद कर रहे हो श्री नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु, आप गुरु लगा सकते हैं या उनके सम्मान में श्री लगा सकते हैं। तो श्री नीलेश्वर मुखर्जी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके बाद बिंबावती देवी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। बिंबावती के बाद में झावरी बहनें फेमस है सबसे ज्यादा, झावरी बहनें। और झावरी बहनों के साथ दोस्तों क्या याद कर सकते हैं? तो आपका गुरु विपिन सिंह, यहीं पर हम लोग विपिन सिंह लिख सकते हैं, गुरु विपिन सिंह। तो ये सभी कौन से क्लासिकल डांस के लिए अपने आप में जाने जाते हैं? तो सभी ये मणिपुरी, कौन सा क्लासिकल डांस? सो सभी मणिपुरी क्लासिकल डांस से के नाम से ये फेमस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, तरंग। अभी हाल ही में आप सभी जानेंगे कि तरंग शक्ति 2024 नामक भारत ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? अब देखो इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि जो तरंग शक्ति 2024 जो युद्धाभ्यास देखने को मिला, वो आपका राजस्थान में भी हमें देखने को मिल रहा है और आपका तमिलनाडु के साथ भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में से कोई ऐसा एक देखने को मिलेगा, इन दोनों राज्यों में किया गया है। एक अभी हम लोग तमिलनाडु यहाँ पर लगा देंगे। तमिलनाडु जब नहीं रहेगा तो फिर हम लोग यहाँ पर राजस्थान की तरफ क्या करेंगे? रुक करेंगे इस सवाल में। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि भारत ने अपना पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, कौन सा भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर देखने को मिलेगा? चक्र देखने को मिलेगा, कावेरी, अप्सरा या फिर पूर्णिमा देखने को मिलेगा? तो भारत ने अपना पहला जो परमाणु जो ऐसा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो बनाया है, परमाणु अनुसंधान जो बनाया है, ये हमें ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, यानी अप्सरा यहाँ पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल करेक्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देख रखा है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये किस राज्य में है? ये आपके उत्तराखंड में, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में, या फिर केरल में। तो आप सभी जानेंगे कि पेरियार टाइगर रिजर्व, ये जो पेरियार टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, पेरियार टाइगर रिजर्व हम लोगों को केरल, कहां पर देखने को मिलेगा? ये केरल में देखने को मिलेगा। चलिएगा 52 से लगाकर हम लोग पढ़ लेते हैं। 52वां आप लोगों को कौन सा जो देखने को मिलेगा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। बात करेंगे 53वें, 54वें और 55वें की।
आप सभी जानेंगे 54वां हमें धौलपुर देखने को, धौलपुर हमें टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा जो कि राजस्थान में है। इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा जो ये 55वां रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलेगा। कल भी बताया था सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप सभी जानेंगे कि नागार्जुन टाइगर रिजर्व। कौन सा? नागार्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है, ये हमें पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, तो यही देखने को मिलेगा। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कल बताया था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी को 53वें टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है कि 53वां टाइगर रिजर्व कहां पर देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व हमें प्रेजेंट टाइम में केरल में यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने की से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर सही है? हम सभी जानेंगे जब केंद्र में एक प्रकार की हमें यहाँ पर राज्यसभा देखने को मिलेगी, एक तरफ हमें लोकसभा देखने को मिलेगी, उसी प्रकार जब हम लोग बात करेंगे किसी भी राज्य के विधानमंडल की, तो किसी भी राज्य के विधानमंडल में हमें दो प्रकार के सदन देखने को मिलेंगे, एक तो आपका उच्च सदन और एक आपका निम्न सदन। और जो निम्न सदन होगा उस सदन को हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग यहाँ पर विधानसभा कहेंगे, और जो आप लोगों का उच्च सदन देखने को मिलेगा उसे हम लोग यहाँ पर विधान परिषद कहेंगे। तो यहाँ पर विधान परिषद की बात कही है कि राज्य में दूसरे सदन बोला है, एटलीस्ट आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर विधान परिषद की बात कही गई है। तो विधान परिषद की संरचना कैसी होती, विधान परिषद बनता कैसे है, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार आप लोगों से जो डिस्कशन किए मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन हम लोगों से ये सवाल पूछा है कि उसको यदि उसकी स्थापना करना है, उसे रद्द करना है, तो कौन सी प्रक्रिया सही है? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित नहीं, ये बिल्कुल गलत है। संबंधित राज्य की विधानसभा के 2/3, ये याद करिएगा, यानी जो प्रेजेंट टाइम में जिस राज्य में आप लोग विधान परिषद बना रहे हैं यानी बिल्डअप कर रहे हैं, वहां के 2/3 बहुमत से आपको जरूरत पड़ेगी, तो 2/3 की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ में जब वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, फिर उसके बाद संसद में पारित विधि द्वारा, और संसद में आप बिल्कुल साधारण विधि से इसको पारित करवा सकते हैं। लेकिन जब बात होगी राज्य में, तो राज्य में 2/3 बहुमत की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। चलिएगा, ये रहा हमारे सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमें यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है कि कौन से आर्टिकल के तहत आप लोगों को विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित है, यानी किस में शामिल है? देखो, जब हम लोग बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों के बारे में, तो हम जब भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ते हैं, और वहां पर जब हम लोग 7वीं अनुसूची को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब कोई सा ऐसा विषय, जब इन दोनों शक्तियों के अलावा भी कहीं कोई सा विषय या सब्जेक्ट छूट जाता है, तो वो आपकी अवशिष्ट सूची में रख दिया जाता है। हम लोगों से यही सवाल पूछा है कि वो ये जो आपकी अवशिष्ट सूचियां की शक्तियां किस में शामिल होती हैं? राष्ट्रपति में, राज्य में, या केंद्रीय आपके मंत्रिमंडल में, यूनियन कैबिनेट में, या पार्लियामेंट यानी संसद में? तो ये संसद के अधीन आती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट मुझे आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी? दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ हम लोगों से सवाल पूछेगा। हम सभी जानेंगे कि यदि सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ अभी तक कौन से केस में बनी थी, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, वो केस था केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। केशवानंद भारती बनाम यहाँ पर बनाम भारत सरकार। कौन सा दोस्तों? भारत सरकार। तो ये जो केस हुआ था, आप सभी जानेंगे, इसी केस में हमारे भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, वो यही बैठी थी, और इसमें 13 जज शामिल थे। अभी तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है वो यही मानी जाती है, लेकिन ये बड़ी थी, इतना
इतना मुद्दा था। लेकिन देखो अब केशवानंद भारती बदनाम केस क्या है ये हम आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाएंगे, तभी आप लोगों को पढ़ा पाएंगे। लेकिन अभी तो याद रख लो कि 13 जजों की यहाँ पर बेंच बैठी थी। पूरे भारतीय संविधान में अब तक की भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी बेंच यही मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आप लोग याद कर लो कि सेकंड नंबर पर कौन है, तो गोकुल नाथ केस में 11 लोगों की जज यहाँ पर बिठाए गए थे, तो 11 मेंबर यहाँ पर बैठे थे। अभी आप सभी जानेंगे कि 2019 में राम मंदिर का केस हुआ था, वहां पर 5 जजों की बेंच बिठाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ जज जहां पर जिस बेंच में बैठे थे वो थी आपकी केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, और जो सेकंड नंबर बड़ी थी वो थी गोकुलनाथ केस में 11 जज यहाँ पर बैठे थे, और राम मंदिर केस में जो बेंच बैठी थी वो 5 जजों की बेंच हमें देखने को मिलती है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, संविधान के अंतर्गत या आपके उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसके पास में है? किसके, कौन, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार के कानूनी या विधि रूप में यहाँ पर सलाह मशवरा मांग सकता है, तो कौन इसमें से मानेगा? राष्ट्रपति को, किसी उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या उपरोक्त सभी को? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत या आपके उच्चतम न्यायालय से विधि के समक्ष प्रश्न पर सलाह मांगने का अधिकार केवल किसको है? केवल प्रेसिडेंट को है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाकी किसको नहीं देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर मान लीजिएगा यह भारत का राष्ट्रपति है, और भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 143 143 आर्टिकल के तहत महामहिम राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह हमारे सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार के विधि के कानून या विधि पर किसी प्रकार का कानून रूप से कुछ सलाह की आवश्यकता देखने को मिलेगी तो वह देगा। ऐसा आर्टिकल 43 का पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, यानी सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही पड़ेगी। दूसरे में लिखा है जो आर्टिकल 243 का पॉइंट नंबर 2 है, उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यदि सलाह दे दी है तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि यानी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई सलाह दे दी है तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति उसे मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा बिल्कुल बाध्यकारी नहीं। वो उनके विवेक पे मानेंगे तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, ये उनकी पावर है ना भाई। तो ऐसा आर्टिकल 143 में हमें देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, जो देखने को मिलेगा भारतीय वन्य जीव संरक्षण या आपका अधिनियम कब लागू हुआ था? भारतीय वन्य जीव या आपका संरक्षण या आपका अधिनियम कब लागू हुआ था? 1962 में, 32 में, 52 में, 72 में या 82 में? तो एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिएगा ये कब हुआ था। तो ये हमें देखने को मिला था 72 में। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट की बात कही गई है, तो ये आपका 1972 में। और यहीं पर बात करेगा यदि कि वायु नहीं, ये यहाँ पर याद कर लो आप लोग कि जल प्रदूषण जो एक्ट था ये कब लाया गया? ये 1974 में आया। इसके बाद में वायु प्रदूषण एक्ट याद कर लो, वायु प्रदूषण जो एक्ट था ये वायु प्रदूषण एक्ट कब आया? 1981 में इसको लाया गया। और यहीं पर पर्यावरण संरक्षण एक्ट, ये पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट था ये कब लाया गया? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा 1986 में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख रूप से आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर याद होना चाहिएगा। और इसी के साथ जब बात करेगा कि जैव विविधता एक्ट कौन सा कब देखने को मिला? जैव विविधता एक्ट हमें 2002 में यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलेगा 17वें सवाल पर चलेंगे, और जो प्रश्न आप लोगों से सवाल पूछा है कि राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किसी भी अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी चाहे वो राज्य के मंत्री हो चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, सबको शपथ प्रक्रिया लेनी पड़ेगी। और यह कौन से अनुसूची में हमें देखने को मिलती है? तो अनुसूची 4th, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, या फिर देखने को मिलेगी तीसरी, या फिर देखने को मिलेगी या दूसरी या तीसरी में देखने को मिलेगी।
तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये तीसरी में हमें देखने को मिल रही, किसी भी बड़े पदाधिकारी की शपथ प्रक्रिया हमें आपकी अनुसूची तीसरी में यहाँ पर देखने को मिलती है। एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहाँ पर देखो, जब हम लोग बात करेंगे पहली अनुसूची के बारे में, तो पहले अनुसूची में संघ व यहाँ पर राज्यों के केवल नाम लिखे गए हैं, ये हमें पहली अनुसूची में देखने को मिलेगा। जब हम लोग बात करेंगे दूसरी अनुसूची के बारे में, तो यहाँ पर हमें वेतन भत्ते का प्रावधान है, वेतन व भत्ते के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी अनुसूची में क्या देखने को मिलेगा, तो यही शपथ प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगा। और वहीं पर चौथी अनुसूची में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटों का प्रावधान, राज्यसभा की सीटों का आवंटन या प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। और आप सभी जानेंगे कि हमारे प्यारे भारतवर्ष में जब राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है तो वो बेस्ड ऑन जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। और वहीं पर ये हमें चौथा हो गया। और ये पांचवी में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अनुसूचित यहाँ पर जाति और अनुसूचित जाति और आपके अनुसूचित जनजाति के बारे में हमें यहाँ पर विशेष प्रावधान हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। छठी अनुसूची में आप लोग जानेंगे कि असम मेघालय के बाद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के बारे में यहाँ पर विशेष प्रावधान इनके बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन, किसके बारे में बात किया गया है कि शक्तियों का जो विभाजन किया जाएगा वो इसी अनुसूची के तहत किया जाएगा। वहीं पर बात करेंगे आठवीं अनुसूची में, ये सभी की सभी अनुसूचियां आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आठवीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, यहाँ पर भाषा है, भाषा के बारे में है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार, किसके बारे में है, तो भूमि सुधार के बारे में हमें देखने को मिलेगा। और यहीं पर भूमि सुधार के बाद आप लोगों को याद होना चाहिए, सवाल पूछेगा 10वीं अनुसूची में, तो यहाँ पर आप सभी जानेंगे दल बदल कानून के बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद में 11वीं अनुसूची में हमें पंचायत प्रणाली, हमारी पंचायत प्रणाली के बारे में विशेष प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। और 12वीं अनुसूची में हम लोग देखेंगे नगर निगम, नगर पालिकाओं के प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमें पूरे भारतीय संविधान में ये 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं और आप लोगों को ये याद होना यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किसके द्वारा बनाए जाते हैं या किसके बनाए जाते हैं, फेरिटिक या आपका स्टेनलेस स्टील, चांदी व स्टील, ताम्र, निकल और मिश्र धातु, तांबा या पीतल। आप लोगों को याद होना चाहिए कि अब 5 और 10 रुपए के जो कॉइन्स है वो आपका फेरिटिक और आपके स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति कहा जाता है, यानी साक्षर व्यक्ति कौन होगा भारत में, एटलीस्ट साक्षर व्यक्ति कौन होगा। भारत की साक्षरता हम लोगों को देखने को मिलेगी 74.40% हमें साक्षरता देखने को मिलेगी। तो कौन व्यक्ति भारत में साक्षर होगा, जो अपना नाम पढ़ लिख सकता है वो व्यक्ति, कोई भाषा पढ़ सकता है वो व्यक्ति, 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई भाषा समझकर पढ़ लिख गया वही व्यक्ति। यही ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। यानी हमारे प्यारे भारतवर्ष में जो व्यक्ति 7 साल से बड़ा है, उसकी मूल भाषा जानता है, उसका नाम लिखना जानता है, तो वह जनगणना के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे, देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, कौन सा और जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यहाँ पर कूड है, ये कूड नहीं, यहाँ पर कूद होना चाहिए था, क्योंकि आप सभी जानेंगे कि यहाँ पर आप लोगों का कूद, वरेह के बाद में नवरेह, कौन सा नवरेह, और हफीजा, कौन सा दोस्तों हफीजा और ये प्रमुख रूप से हमें जम्मू कश्मीर के क्या देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्न के कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। केंद्रीय आपका अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में की गई थी। बिल्कुल इसकी स्थापना बिल्कुल 1963 में हमें देखने को मिलती है। और वहीं पर केंद्रीय सतर्कता क्या आयोग की स्थापना ये 1964 में देखने को मिलती है। बिल्कुल हमें देखने को मिली। भ्रष्टाचार निरोधक कानून, क्या इसकी स्थापना 1985 में हुई? नहीं, इसकी स्थापना 1988 में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यही यहाँ पर पूरी तरीके से गलत होगा, बाकी सब के बारे में आप लोगों को याद यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, तो देख लो, ये मेघालय में, और मेघालय में वहीं पर आप लोगों का वांगला, वांगला के बाद में आप लोगों का स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के बाद में आप लोगों का यहाँ पर बेहदी, बेहदी मनखम, बेहदी मनखम, यहाँ पर बेहदी मनखम यहाँ पर सेलिब्रेट हमें देखने को मिलेगा। और एक आप लोगों का चेरी ब्लॉसम, ये प्रमुख जो आप लोगों के जो उत्सव है हमें सब कहां पर देखने को मिलेंगे? आपके मेघालय में हमें देखने को मिलेंगे। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं बात करेगा आपके जो कंबाला, करगा, तो ये सब हमें आपके कर्नाटक में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर हमने बी रखा है इसको, ये लास्ट वाला मेघालय बिल्कुल यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। चलेगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? तो भारतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? या आपका 1885 में, 1910 में, 1897 में, या 1927 में? ठीक है, तो ये ब्रिटिश उपनिवेशिक ने सबसे पहले भारतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो ये 1910 में यह प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही देखने को मिलेगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, क्योंकि देखो उस समय क्या होता था कि इस भारतनाट्यम नृत्य में जो कुछ प्रकार की विशेषता ये भी देखने को मिलती है कि हमें, जब हम लोग दक्षिण भारत की तरफ रुख करेंगे तो हमें देवदासी परंपरा देखने को मिलती है। अब देवदासी परंपरा कैसे? जैसे कोई ऐसे वैसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है, तो वैसी लड़की की शादी मंदिर में रखी मूर्तियों से कर दी जाती थी। ऐसी प्रथा हमें देवदासी परंपरा दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। और ये वो जो प्रथा की जाती थी उन लड़कियों के द्वारा फिर भरतनाट्यम नृत्य भी किया जाता था। जब उनको विवाह देवदासी परंपरा में जब नृत्य किया जाता था तो भरतनाट्यम नृत्य था, और जब वह मंदिर में प्रांगण में रहती तो भी भरतनाट्यम जो नृत्य किया जाता था। तो उन्हें ब्रिटिश में ये सही नहीं लगा कि वो जो मूर्तियों से आप विवाह कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी प्रथा थी दक्षिण भारत में, ऐसी प्रथा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी कारण इन्होंने 1910 में क्या कर दिया था, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया था। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, डोल उत्सव प्रमुख रूप से निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो, डोल यात्रा या डोल उत्सव के बारे में बात करेंगे। आपके पश्चिम बंगाल में भी सेलिब्रेट किया जाता है, फिर आपके असम राज्य में भी यह सेलिब्रेट किया जाएगा, आपके बिहार में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। जब पश्चिम बंगाल नहीं है तो आप सभी का एग्जामिनर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को देखने को मिलेगा, आसाम आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा। यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर माना जा सकता है। और ये अंतिम प्रश्न है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे यहाँ पर जवाब देना है। देखिएगा, सवाल आप लोगों से पूछा है, परशुराम कुंड मेला किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा और किस राज्य में यह मनाया जाता है? चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी, आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या असम। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।